हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स का वीडियो नंबर 5 यानी कि लेक्चर 5 प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर आपके सामने दिया है, जिसमें हमने बहुत चीज सिखाया है आपको। प्रकाश क्या होता है, मतलब प्रकाश से लेकर के हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम तक हमने बहुत सारे बातें को आपको बताया है। समतल दर्पण के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। डिटेल बारे में जाने कि समतल दर्पण क्या होता है, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सारे चीजों को हमने आपके सामने बातें को शेयर किया है। तो मैं कहता हूँ, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि अगर आप उसको नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इस लेक्चर नंबर 5 को देखिएगा। वैसे तो समझ आएगा, बट इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा उतना जितना कि आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ बने रहें, इंटरेस्ट लाते रहें और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाएं, तो आपको पहले ना लेक्चर 4 मतलब लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर देख लेना होगा और तब इसको देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं उस उमंग, उस जुनून के साथ ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें जानना है गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, और गोलीय दर्पण के बारे में जानना है, और आपको ये बात पता होगा कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। अब देखिए, सवाल यह है सबसे पहला कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, गोलीय लिखा है, इसका मतलब क्या, गोला। लेकिन आपको ये बात पता होगा, गोला कई एक तरह के होते हैं। एक गोला वह होता है, जैसे सपोज कि गोला है, मान लीजिए। अब गोला कई तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए एक गोला ये है और एक गोला ये है। इन दोनों गोला में से देखने में तो कोई अंतर नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि यह गोला जो है अंदर से मान लीजिए कि पूरी तरीके से भरा है, तो ऐसे में ये गोला कहेंगे, इसको ठोस गोला कहेंगे। परंतु अगर यह गोला बाहर से तो ठोस दिखाई दे रहा है, परंतु अंदर से जो है ना वो पूरी तरीके से खोखला है, मतलब कुछ खाली है, मतलब भरा हुआ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में ऐसे गोला को ही हम खोखला गोला कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो गोलीय दर्पण होता है बेसिकली ये खोखला गोला ही होता है, खोखला गोला ही होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का एक खास प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम इस गोलीय दर्पण दिखाई दे रहा होगा, खास प्रॉपर्टी यह है कि या तो मैं इस वाले भाग को या तो मैं इस वाले भाग को, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि मैं किसी भी एक भाग को अगर मैं रजतित कर देता हूं तो दूसरा जो भाग होता है वह परावर्तक तल बन जाता है। मतलब एक भाग को अगर हम कलई करें तो जो दूसरा भाग है वो परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे दर्पणों को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ आया? तो आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, लिख सकते हैं आप। किसी खोखले गोले को काट कर उसके किसी भाग के एक तल को कलई कर, यानी कि बोल सकते हैं कलई का मतलब क्या दोस्त, पॉलिश कर दी जाए, तो इसका दूसरी ओर का जो तल होगा ना, यानी एक और कलई करेंगे तो जो दूसरा ओर का तल होगा वो परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, अब मन नहीं है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम और आगे जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं इस गोले को ना 2 भागों में काट सकता हूं। आप फिर सोचिए कि किसी भी चीज को हम काट सकते हैं ना, उसी तरीके से हमने ना क्या किया कि गोले को 2 भागों में ऐसे काट दिया। सपोज हमने इस तरीके से ऐसे काट दिया, तो हमने काटा ना तो 2 प्रकार के दर्पण प्राप्त हुआ, जिसको कि हम कहते हैं, एक को अवतल दर्पण और एक को कहते हैं हम उत्तल दर्पण। बात समझ आई? ठीक है, अब सवाल यह है कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं बता दूं आपको, अगर अवतल दर्पण का कोई कहेगा कि डिफिनेशन दीजिए, तो हम डिफिनेशन कैसे देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप कहिएगा कि एक ऐसा दर्पण, ठीक है, एक ऐसा दर्पण जिसमें गोले के अंदर
गोले के क्या कहिएगा, अंदर की ओर का जो तल है ना, गोला है ये, गोला का जो अंदर का जो तल होगा ना, गोले के अंदर का तल परावर्तक तल होता है। यानी क्या कहेगा कि एक ऐसा दर्पण जिसके गोले का अंदर का तल, ये अंदर का तल है ना, परावर्तक होता है, और बाहर का जो भाग, ये बाहर का तल कलई किया हुआ होता है। ऐसे में ऐसे दर्पणों को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, अवतल दर्पण का जो ज्यामितीय निरूपण होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण का ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से है, ये लिख दीजिएगा, कलई किया हुआ भाग, कलई किया हुआ भाग है, और ये जो है भाग वह परावर्तक तल का भाग है। बात समझ आई? बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बात देखिएगा, आपके सामने बता रहा हूं मैं आपको, वो ये है कि वो ध्यान दीजिएगा, ये कलई किया हुआ भाग है और ये परावर्तक तल है, इतना समझ आया। अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद जानना है अब हमें उत्तल दर्पण क्या है। तो सिंपल कहिएगा कि एक ऐसा दर्पण जिसके गोले के बाहरी तल परावर्तक होता है। देखिए गोले का ये है ना गोला, और गोला का कौन सा तल है, बाहर का तल परावर्तक होता है, और अंदर का जो तल है ना वो कलई किया हुआ होता है। ऐसे में उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बात बता दो दोस्त, आपको लग रहा होगा ना कभी लाइट ज्यादा कम, पता है क्यों दोस्त, थोड़ा लाइन कट जा रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पुनः अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं है, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट आप कहिए तो सही, ठीक है। तो बात समझिए, हमने कहा उत्तल दर्पण का आप समझ गए होंगे, अंदर की ओर का जो कलई किया हुआ होता है और बाहर वाला भाग परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे में ऐसे दर्पणों को हम हमेशा उत्तल दर्पण कहेंगे, और उत्तल दर्पण का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार से होता है। तो इतना बात समझ आ गया होगा आपको। अब हम और आगे चलते हैं, और आगे हम चलेंगे तो सीखेंगे कि ध्रुव क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्रुव मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर आप ये सीख गए तो समझिए कि आप मतलब बहुत अच्छा जानते हैं भौतिकी। ध्रुव का दोस्त मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, आपके सामने एक अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, आपके सामने एक अवतल और एक उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समझिएगा, तो ये गोलीय दर्पण का ही ना भाग है, चाहे हम कहें अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों जो दर्पण है वो सब, जो उत्तल दर्पण यानी कि जो दोनों दर्पण है वो दोनों के दोनों दर्पण एक गोलीय दर्पण का ही ना भाग है। क्या और कोई दूसरे दर्पण का भाग है? नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि गोलीय दर्पण का मान लीजिए एक इतना सा भाग है, इतना सा भाग में परावर्तक जो सतह है वो इतना भाग है, तो इतना भाग का कोई ना तो कोई मध्य बिंदु होगा ना। तो सपोज कि वो मध्य बिंदु ए है, पी है, इसका नाम हमने पी दे दिया। तो इसी मध्य बिंदु को ना हम क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, लाउडली, बहुत अच्छा, ध्रुव कहते हैं। सिंपल, यानी क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बस समझ आई? और देखिएगा पैराग्राफ चेंज करके इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सी। आप समझिए, मान लीजिए आपके घर एक ब्रीथ है, चाहे आपके पास एक ब्रीथ है, तो जो ब्रीथ बनाते हैं उसका कहीं ना तो कहीं सेंटर होता है ना, ऐसे मान लीजिए है ना, तो ऐसे आप खींचते हैं ऐसे, तो कहीं ना तो कहीं सेंटर होगा ना। जैसे इसका ऐसे मान लीजिए खींचे हैं तो इसका सेंटर ये है, तो उसी सेंटर को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं ध्रुव, और इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। बात समझ आई? यानी अब सवाल सोच रहे होंगे कि इसका डिफिनेशन कैसे दें, तो सिंपल में कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब जैसे देखिए, ये भी एक गोलीय दर्पण का ही ना भाग है, तो गोलीय दर्पण का भाग है तो इसका भी एक सेंटर होगा, तो इसी सेंटर को तो हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। कितना इजी है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम सीखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वक्रता त्रिज्या बेसिकली हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना,
उसमें जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच कुछ दूरी होती है और उसी दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या को दोस्त हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं और इसे पी से हम सूचित करते हैं। ये बात आपको लाइफ टाइम याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ना प्रतिबिंब बनाने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम अगला बातें जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो ध्रुव है ना और ये जो सी है, इनके बीच जो सरल रेखा होती है, मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या करते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, यानी परिभाषा क्या देंगे, गोलीय दर्पण। मैं दूंगा आप समझ गए ना, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कैसे दीजिएगा, कैसे दीजिएगा। देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले की भाग होती है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब हम सीख रहे हैं क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका दो नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। दोस्त अब इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए ध्यान, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, केंद्र सी से जाने वाली जो सरल रेखा है ना, उसी को हम करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब आप समझ रहे हैं कि सरल रेखा कहाँ लगा दिए, तो समझिएगा। तो देखिए, सरल रेखा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सरल रेखा का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई भी रेखा जब दिशा का चेंजिंग नहीं करती है, ऐसे में वैसी रेखा को हम सरल रेखा बोलते हैं। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, उसी को हम बोलते हैं सरल रेखा। और इसका डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं दर्पण का फोकस की ओर। अब आपको ऐसा बताऊंगा दर्पण का फोकस कि आप लाइफ टाइम ऐसा नहीं पढ़े होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दर्पण का फोकस। ध्यान दीजिएगा, जैसे दोस्त मान लीजिए इस तरीके का एक दर्पण है और सपोज दोस्त कि यह जो दर्पण है अवतल दर्पण है। आप समझ रहे हैं ना कि अवतल दर्पण है, और मैंने बताया भी है। वैसे भी आपको पता है बाहर वाला भाग कलाई किया हुआ है और अंदर वाला भाग परावर्तक है, तो ऐसे में वो कौन सा दर्पण होगा दोस्त, अवतल ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं दर्पण का फोकस डिफाइन करूंगा, फोकस का डेफिनेशन भी दूंगा, पर आपको एक दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सीखिएगा। मान लीजिए, क्या करिए, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है जो अनंत पर स्थित हो। अब ध्यान दीजिएगा, अनंत पर कहती है तो इसका मतलब नहीं होगा ना कि वो बहुत दूर, नहीं। भौतिकी का मतलब होता है कि एक ऐसी दूरी जहां से हम लोग को मतलब कुछ बढ़िया से आभास ना हो, तो उस दूरी को हम भौतिकी में अनंत कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु जो है वो अनंत पर है, तो अनंत मीन्स मान लीजिए कि यह बिंदु अनंत का बिंदु है। अभी तो हम जानते नहीं है, बट मान लेते हैं बिंदु है। ऐसे में आप या फिर आपका मित्र यहाँ पर खड़े हैं और आप या फिर आपका मित्र ना यहाँ से क्या किया कि एक टॉर्च लिया और टॉर्च लिया प्रकाश की किरणें को इस तरफ भेजा, तो क्या आप पा रहे हैं, आप देख ये रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। दोस्त समझ रहे हैं ना, समानांतर आ रही। ऐसे में आप ये बात सीख रहे होंगे, फिर जानते हैं कि दर्पण पर आपतित हुई तो जरूरी है, गारंटी है कि उसका परावर्तन संभव होगा, यानी परावर्तन होगा, परावर्तन होगा ना कहीं ना तो कहीं से। तो मान लीजिए कि वो परावर्तन यहाँ से हुआ, तो ये परावर्तित किरण हुई ना। आप सोच रहे होंगे अभिलंब क्यों नहीं खींचे, तो अभिलंब भी लीजिए। ऐसे अभिलंब का कोई जरूरी नहीं है, बट मैं भी बता दे रहा हूं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। और बात अब आप उल्टा सोचिए, क्या उल्टा सोचिएगा, उल्टा ये सोचिए कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस तरीके से, यानी कि किसी भी एक बिंदु से जाकर गुजर जाती है, तो ऐसे में मान लीजिए वो फोकस बिंदु एफ बिंदु है, यहां से जाती है तो यहाँ पर जाएगी ना आपतित हुई, और यहाँ पर आपतित हुई तो परावर्तित होगा ना, ये परावर्तन होने के बाद ऐसे चली जाती है। दोस्त मतलब यह हुआ ना कि ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वस्तु या फिर कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम दर्पण का फोकस या फिर मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ आई। देखिए, अवतल होगा तो वास्तव में मिलेगा, और उत्तल होगा तो काल्पना करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही जाएगी,
नीचे से भी मान लीजिए इस तरह से आपने भेजा, तो यहाँ से ना प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आई है तो बात रट लीजिए कि हमेशा वो कहाँ एक बिंदु से गुजरेगी, और उस बिंदु को ही आपको क्या कहना है, फोकस कहना है, दर्पण का फोकस कहना है। बात समझ आया? बहुत अच्छा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब हम और एक दो बातें सीख लेते हैं। अब देखिए फोकस दूरी, अब हम जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी जिसको कि हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर P है और यहाँ पर F है, ये ध्रुव है और ये फोकस है। तो ध्रुव एवं फोकस के बीच ना दोस्त कुछ दूरी होती है, और उसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। ये बात समझ आ गई आपको? बहुत अच्छा। अब हम और एक दो बातें जान लेते हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा। मैं दो बातें और बताऊंगा। पहला बात, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक के मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। दर्पण का द्वारक मतलब समझ लीजिए जरा प्रभाव डालने वाला क्षेत्र है। दर्पण का जो द्वारक है प्रभाव डालने वाला क्षेत्र है। जितना बड़ा दर्पण उतना ही बड़ा प्रभाव क्षेत्र, जितना छोटा दर्पण उतना ही बड़ा छोटा प्रभाव क्षेत्र। मतलब अगर ये देखिए इतना बड़ा दर्पण है ना, तो इसका जो क्या होगा, द्वारक होगा, वो इतना बड़ा होगा। मान लीजिए दर्पण इतना छोटा है तो इसका द्वारक कितना छोटा होगा। दर्पण इतना छोटा है तो दर्पण का द्वारक कितना छोटा होगा। मतलब सीधा सा आप समझ रहे होंगे, जितना बड़ा दर्पण प्रभाव क्षेत्र उतना ही ज्यादा। आप समझिए ना, आपके पास जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा राजा होंगे, आपके पास जितना ज्यादा पैसा कम उतना ही ज्यादा गरीब होंगे ना। तो बस बात यहाँ पर भी वही है। तो दर्पण का द्वारक आप, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि दर्पण का द्वारक कहते किसको है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कहिएगा क्या कि देखिए दर्पण का जो द्वारक होता है ना, तल जो व्यास होता है, मतलब जितना भाग जो कलई किया गया होता है ना, बताए ना भैया, उसी को हम कहते हैं। ठीक है,